से शुरुआत कर रहे हैं। ताइवान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा सामने आ रहा है। पीएलए यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि चीन की सेना है, ताइवान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा। पीएलए ताइवान स्ट्रेट के बेहद करीब पहुंची। 9 जगहों पर चीन के 27 युद्धपोत तैनात हो गए हैं। इन 9 जगहों पर चीन के 62 फाइटर जेट घेराबंदी कर ताइवान को दुनिया से काट दिया है। ताइवान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान स्ट्रेट के नजदीक पहुंच गई। 9 जगहों पर चीन ने 27 युद्धपोत तैनात किए, 62 फाइटर जेट तैनात किए हुए हैं। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, उधर इजराइल और ईरान के बीच तनाव के हालात हैं। अब चीन ने ताइवान की घेराबंदी कर दी है, लेकिन रूस की जगह यहां पर ताइवान के साथ अमेरिका ने लगातार कहा है कि ताइवान के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। हालांकि इस बीच ताइवान स्ट्रेट के आसपास 9 जगहों पर चीन ने 27 युद्धपोत तैनात किए, 62 फाइटर जेट तैनात कर दिए। तो ताइवान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, या यूं कहें कि अब चीन शायद उस जगह पर आ गया है जहां पर वो तमाम दबावों के बाद वो कदम उठाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो ताइवान को लगातार अपनी टेरिटरी बताता रहा है और उस टेरिटरी पर कब्जा करने का एक इशारा शायद दे रहा है। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन वीएन झा भी मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बख्शी साहब, चीन की ये कोशिश इशारा क्या देती है? 27 अपने उसने जहाज तैनात कर दिए हैं, ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है, ताइवान स्ट्रेट के पास घेराबंदी कर दी है, 62 से ज्यादा फाइटर जेट्स लड़ने के लिए तैयार हैं। इशारा क्या समझे बख्शी साहब? थैंक यू वेरी मच आपके चैनल में आने के लिए। और ये जो टॉपिक की बात आप कर रहे हैं, इसको हम तो शायद 2.5-3 साल से डिस्कस कर रहे हैं। एवरी टाइम चाइना उनके ADIZ को, उनके EEZ को क्रॉस करता है, ओवर फ्लाई करता है, यहाँ तक कि ताइवान के ऊपर से फ्लाई कर चुके हैं। देखिए, अब चाइना अपने टाइम और अपने सहूलियत के हिसाब से काम करता है। आप ये मत सोचिए कि चाइना कर नहीं सकता, चाइना कर सकता है, पर वो देख रहा है कि कौन सा समय उसके लिए बिल्कुल ठीक होगा कि ताइवान पे हमला करे। वो पोजीशन देखेगा नेवल फ्लीट्स, अमेरिकन फ्लीट्स की, वो पोजीशन देखेगा उसकी सप्लाई की, वो पोजीशन देखेगा सारी टैक्टिकल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और उसके बाद वो करेगा। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि चीन बैकआउट कर जाएगा। ये बैकआउट की बात नहीं है। चीन अपना टाइम ढूंढ रहा है और इस समय एक्सट्रीम प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि चीन समझता है कि वो मॉरली करेक्ट है, क्योंकि वो क्या सोचता है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वो अपना हिस्सा वापस दे रहा है। तो क्वेश्चन यही अब उठता है कि ताइवान का क्या एक्शन होगा, कौन जो कंट्रीज उसके साथ में जुड़े हुए हैं वो उसके साथ में कितना रहना चाहेंगे, कितना प्रोमिसेस को कीप करेंगे, अमेरिका की पोजीशन क्या होगी, विल इट वॉक द टॉक और नॉट, ये देखना पड़ेगा। अमेरिका एक्चुअल लड़ाई में रिलक्टेंट है, ये मैं आपको बता दूं। इसमें जितना चीन नहीं रिलक्टेंट है, जितना अमेरिका रिलक्टेंट है, क्योंकि वो अब डायरेक्ट एक्शन नहीं करना चाहता। वो सोचता है कि प्रेशर से, इकोनॉमिक प्रेशर से, सैंक्शन से चीन को दबाव और डिप्लोमेटिक एंगल से चीन को दबाया जा सके, पर चीन इस टाइम दबाव में नहीं आएगा। मेरे ख्याल में ये बात टल जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, ये मैं मानता हूं, ये हो सकता है। पर एट द मोमेंट जिस तरीके से ब्लॉकेड लगाया है, इस तरीके का ब्लॉकेड बहुत सीरियस होता है। इस समय कोई भी अंदर नहीं आ सकता, ताइवान के अंदर कोई भी फॉरेन एयरक्राफ्ट, फॉरेन एयरलाइनर विदाउट परमिशन नहीं आ सकता। तो ये हालत है इस समय ताइवान की। ये हालत है इस वक्त ताइवान की। कहते हैं 0 से अगर आगे गिनती ली जाए तो 1, 2, 3 करके आगे बढ़ते हैं। चीन ने जो कोशिश की है, सीधे 10 पर पैर रखा है। यहां से वो कितना बैक ट्रैक करता है और पीछे हटता है तो किस तैयारी के साथ हटता है, ये भी देखना होगा। क्योंकि बड़ी खबर ये कि जो अब तक सामने आ रही खबरें हैं, उसमें ताइवान पर अब कभी भी हमला करने के लिए तैयार है चीन। जैसा कि विंग कमांडर बख्शी भी कह रहे थे, 1 जून से 7 जून के बीच ताइवान पर हमला संभव होने की बात भी सामने
सामने आ रही है। वर्ल्ड मीडिया में हमले की तारीख पर चर्चा तेज हो गई है। जून के पहले हफ्ते में ताइवान पर हमले की रणनीति है। पीएलए ताइवान पर फाइनल अटैक की तैयारी में जुटा हुआ है। चीन ताइवान पर पूर्ण कब्जे की नीयत से आगे बढ़ रहा है। 48 घंटे तक ताइवान को घेर कर चीन ने वॉर ड्रिल की है। जमीन, आसमान और समंदर से ताइवान की घेराबंदी की है। विंग कमांडर बख्शी कह रहे थे इस तरह की घेराबंदी आसान नहीं होती और जब एक बार की जाती है तो संकेत दिया जाता है कि अब सारी चीजें पिछली तैयारियों से आगे बढ़ चुकी हैं। इससे पहले भी चीन कोशिश कर चुका है, चीन तैयारियों को परख चुका है। ग्रुप कैप्टन वीएन झा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन झा, चीन ने कोशिश क्या इसलिए की है कि अमेरिका इस वक्त गल्फ ऑफ पर्शिया में बिजी है, रेड सी में बिजी है, क्योंकि इजराइल को लेकर जो हालात वहां पर हैं, वहां पर अमेरिका उस सी में अपने बड़े बेड़ों के साथ मौजूद है और इसलिए क्योंकि अमेरिका उलझा हुआ है एक तरफ यहाँ और दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ, तो चीन अपनी इस तैयारी को अंजाम भी दे सकता है और वंस एंड फॉर ऑल ताइवान का इश्यू वो दुनिया की निगाहों से अपने हक में कर सकता है। क्या यही है? जी हाँ, कोशिश तो यही लगती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। याद रखिए, जब किसी भी आइलैंड पे जो कि वेल डिफेंडेड हो, आप कब्जा करना चाहते हैं, तो जो एनिमी वेसल्स हैं उसकी नंबर कम से कम 5 या 6 गुना ज़्यादा होना चाहिए जो कि होस्ट नेशन है, जो कि अभी फिलहाल ये जो संख्या है ये चीन की फेवर में नहीं है। याद रखिए, अगर उसने 27 वेसल अपने तैनात कर रखे हैं तो ताइवान चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो 360 डिग्री को बिल्कुल कट ऑफ करना ताइवान से ये चीन के लिए संभव नहीं है 27 वेसल से। और ये भी याद रखिए कि ताइवान के पास में परिष्कृत अभी एडवांस F-16 फाइटर्स ऐसे हैं जिसके 160 जो मिसाइल्स हैं वो एक एक बहुत बड़े जो चाइनीज वेसल्स हैं, वॉरशिप्स हैं, उसको तबाह करने के लिए सक्षम हैं। तो ये इतना आसान नहीं होगा चीन के लिए। दूसरी चीज, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि 60-62 इतने एयरक्राफ्ट आ गए हैं या चीन के उन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं, चाहे उनका J-19 हो, J-21 हो या J-17 हो, देखिए ये सब किसी भी तरह से जो F-16 है, जो एडवांस F-16 है ताइवान के पास में, इसके साथ में स्टैंड करने की हिम्मत नहीं रखते। और जब भी आप ओवरवेल्म करना चाहते हैं, आप रन ओवर करना चाहते हैं ताइवान को, तो इसके लिए आपको नंबर चाहिए, जो नंबर अभी आपके पास नहीं है। लेकिन एक चीज आपने बड़ी सटीक कही है, अभी फिलहाल ये ऐसा समय नहीं है जबकि अमेरिका अपना पांव कहीं और घुसाना चाहे। उसका एक पांव ऑलरेडी यूक्रेन में घुसा हुआ है, दूसरा पांव जो है वो मेडिटेरियन में है इसराइल के साथ में, तीसरा रेड सी में है, चौथा ये जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं साउथ चाइना सी, इसमें ऑलरेडी है, जो फिलीपींस साथ में, इसके साथ में ऑलरेडी वो लगे हुए हैं। तो ताइवान को 360 डिग्री का एक्सेस जो है वो खत्म नहीं हुआ है। जो शिप्स, अमेरिकन शिप्स जो फिलीपींस के साथ में हैं, वो अभी भी ताइवान की तरफ में अपना विंडो खोज सकते हैं, तो फ्री रन नहीं दिया गया है। हाँ, चीन अभी अपनी अकड़ जरूर दिखा रहा है क्योंकि वो जानता है कि ये सबसे अधिक उपयुक्त समय है, क्योंकि इसके पास में प्रेसिडेंस है। रूस यूक्रेन के ऊपर में हमला कर चुका है, उसके जमीन को हड़प चुका है। इसराइल गाजा की जमीन को अभी हड़प रहा है। तो चीन को भी एक अपना जो बैकग्राउंड हो मिल जाएगा कि ताइवान की जमीन को हड़पा जाए, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज के दिन में यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल सबसे वीक, सबसे निर्बल संस्था है जो किसी भी तरह से किसी के काम में नहीं आ रही है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम समझते हैं कि चीन ये चीज समझेगा कि ये अभी उसके बस की बात नहीं है कि वो पूरे ताइवान को ओवरवेल्म कर ले, उसको रन ओवर कर ले, ये नहीं कर सकता है। तो जब तक ये उसकी स्थिति नहीं होती है तब तक वो ताइवान के जो आइलैंड है उस पे अपना कदम नहीं रखना चाहेगा, वो सुसाइड नहीं करना चाहेगा। क्योंकि अगर एक भी शिप 160 मिसाइल से बर्बाद हुआ तो चीन के कम से कम 30,000 लोग जो हैं वो मारे जाएंगे। तो ये इस तरह का कैलकुलेटेड रिस्क चीन भी नहीं ले सकता है। और जब तक, जहां तक हम लोग चीन को समझते हैं, चीन एनिमी को थकाने में महारत रखता है।
वो आपके ऊपर में प्रेशर डालेगा, वो प्रेशर सस्टेन रखेगा कि आप फटीग हो जाएं और उसके बाद चीन कुछ करे। तो ये सब चीजें चल रही हैं। कुछ एक चीजें जो हैं वो ऑप्टिक्स दिखावे के लिए है, और कुछ एक चीज जरूर एक डेंजर है, क्योंकि इस कंडीशन में जब इन्होंने सब एक्सरसाइज कर ली है, आपने जिसे बताया, अभी प्रफुल्ल जी ने बताया कि चारों तरफ से घेराबंदी है, तो इसमें एक्सेशन जो है थकाने ये की कोशिश आसान चीन नहीं कर रहा है, इस वक्त थकाने की कोशिश भी चीन कर रहा है यहां पर, और चीन अपने उन मंसूबों के साथ आगे बढ़ रहा है। वो पंचशील का जो समझौता, वो सिद्धांत जो कभी भारत के साथ चीन चाउ एन लाई बनाने की कोशिश करते थे, और उसके पीछे उन्होंने भारत का एक बड़ा हिस्सा 1962 में हड़पा, और उसके बाद चीन ने जो तैयारी करने की कोशिश अभी दिखाई है, चीन की ये आदत रही है, वो ऐसे ही पीठ में खंजर भोंकता है, चाहे वो नजदीकी हो या दूर का हो, और यहां तो ताइवान को लगातार अपना हिस्सा बताता रहा है। भारत को भी चेतने की जरूरत है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पर भी चीन ऐसे ही दावे लगातार करता रहा है। उधर बड़ी खबर ये कि चीन के सीनियर सैन्य अधिकारी ने खुलासा किया है, ताइवान को घेर कर दुनिया से काटने का प्लान है, ऑयल गैस की सप्लाई रोकने का प्लान बनाया गया है। अधिकांश चीजों के लिए ताइवान दूसरों पर निर्भर है, यानी इतना लंबा ब्लॉकेट कर दिया जाए कि उसके बाद ताइवान को जरूरत पड़ने लगे। बैंक कमांडर प्रफुल्ल बख्शी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बैंक कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, क्या चीन वाकई थकाने की कोशिश कर रहा है? क्या चीन वाकई ताइवान के साथ वो कोशिश कर रहा है जहां पर ताइवान खुद टूट जाए कुछ दिनों में? और जहां तक अमेरिका है, अमेरिका सीधे सीधे किसी वॉर में हस्तक्षेप करने की नीति से बच रहा है, पिछले कई दिनों से सामने नहीं आ रहा है। तो क्या इस स्थिति का चीन फायदा उठा रहा है? और इसके साथ यह भी सवाल कि क्या भारत को इस पैटर्न को समझने की जरूरत है? देखिए राजीव, मैं आपको पहले भी बोला है, चीन कोई हमला एकदम से नहीं कर रहा। वो इस समय अपना ब्लॉकेड तगड़ा कर रहा है, जैसे नॉर्थ कोरिया का ब्लॉकेड हुआ था, अमेरिका वगैरह ने जो नॉर्थ कोरिया का ब्लॉकेड किया था आफ्टर कोरियन वॉर, ये वैसा ब्लॉकेड होगा। उसमें कोई ट्रेड अंदर नहीं आ सकती, कोई ट्रेड बाहर नहीं जा सकती। ये कर रहा है चीन। चीन उसको ताइवान को थका रहा है, और चीन के पास में इतनी फोर्स है कि वो ताइवान को थका सके। मैं ये नहीं कह रहा कि चीन कल या परसों उसकी लैंडिंग बीचेस पे लैंड करेगा, नहीं, चीन नहीं चाहता। पर चीन को पता है कि अब अमेरिका इतने प्रेशर में आ रहा है, क्योंकि चीन ऑलरेडी अमेरिका के प्रेशर से तंग है। जो साउथ चाइना सी में उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स, यूनाइटेड किंगडम के एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह आते हैं, अब अमेरिका का इतना प्रेशर पड़ेगा तो साउथ चाइना सी में अपने आप प्रेशर कम होने लगेगा। चीन का ये गेम है कि जो साउथ चाइना सी में जो अपना आधिपत्य जमा रहा है, उसमें प्रेशर होना कम हो जाएगा। ये है सारा इस गेम का नतीजा। चीन एकदम से अगर ताइवान को मिल भी जाए तो चीन के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी कि ताइवान को कैसे ऑक्यूपाई करे। ये ऑक्यूपाई जब आप किसी जगह को ऑक्यूपाई करते हैं तो 1:8 का रेशो बन जाता है। किसी को हराने के लिए ग्राउंड पे 1:3 का चाहिए, माउंटेन में 1:9 का चाहिए, ऑक्यूपेशन में 1:8 का चाहिए। तभी हमने लाहौर को नहीं ऑक्यूपाई किया था, तभी हम सब कंट्रीज दूसरी का जगह को ऑक्यूपाई करने में कतराते हैं। बस प्रेशर डाल दें, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली उसको नीचे ले आए, ये चाह रहे हैं। तो इसके लिए अमेरिका इस समय कमजोर पड़ता नजर आएगा। आप देखेंगे नेगोशिएशन की बात आएगी, ताइवान के साथ नेगोशिएशन होगा कि अब क्या किया जाए। मैं बड़ी खबर का रुख कर लूं, फिर एक बार आपसे ही लौटता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। चीन को जवाब देने के लिए ताइवान ने भी मैसेज सामने रख दिया है, तैयार हैं हम। ताइवान ने एंटी शिप मिसाइल तैनात कर दी है, चीन के जेट्स और जहाजों की निगरानी भी शुरू कर दी है। चीन के 35 जेट्स ताइवान की सीमा में घुसे भी हैं। ताइवान की सेना की ओर से भी मिलिट्री ड्रिल जारी कर दी गई है। अब ताइवान किस तरीके से जवाब देता है और ताइवान को कितना सपोर्ट मिलता है, यह तय करेगा कि चीन इस लड़ाई को हल्का करने की कोशिश करता है या फिर चीन वीएन झा साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए। वीएन झा साहब, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये अभी फिलहाल तो पोस्टरिंग मुझे लगती है, लेकिन दबाव बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जिस तरह से सी रूट से और एयर रूट से दोनों के तरह से एक तरह की घेराबंदी जो है उस तरह की करने की कोशिश की जा रही है।
तो ऑब्वियसली ये एक प्रेशर तो ताइवान के ऊपर में है, लेकिन ताइवान बिल्कुल डिटरमाइंड है। वो अपने ऊपर में चीन का जो हक है, वो आधिपत्य है, वो नहीं चाहता है। तो इसमें जैसे भी प्रफुल्ल जी बता रहे थे कि ओवररन करना, ताइवान को ऑक्यूपाई कर लेना, ये चीन के बस की बात अभी फिलहाल तो नहीं लगती है और ना वो करना चाहेगा, क्योंकि इसमें कैजुअलिटी जो है वो इमेंस होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक शिप को ड्रॉन किया जाएगा तो 3000 के आसपास में सैनिक उसमें मारे जाएंगे या डूब जाएंगे। इस तरह के रिस्क जो है वो चीन नहीं ले सकता है। और जो F-16 हैं, जो मेरीन वर्जन उसके होते हैं, इसमें खास करके ये एक्सोसेट मिसाइल्स हैं और एडवांस एक्सोसेट लगे हुए हैं कि बड़े बड़े शिप्स को वो तबाह कर सकती है। तो इस तरह का रिस्क जो है चाइना भी फिलहाल तो लेना नहीं चाहेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा था, अभी समय जो उसको लगता है कि वो उपयुक्त लगता है, क्योंकि 2-3 वार ऑलरेडी चल रहे हैं और प्रेसिडेंट्स अभी यूनाइटेड नेशंस के सामने में है कि बड़े नेशंस जो हैं वो छोटे नेशंस को खा रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं न कहीं वो एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा। अभी फिलहाल जो कुछ दिनों पहले जो मैं आपको रोकना पुतिन चाहूंगा, और अभी आपसे फिर संपर्क करते हैं। इस वक्त अमृतसर का रुख करते हैं। अरविंद केजरीवाल संबोधन दे रहे हैं। करके सारे पूरे करते जा रहे हैं। बिजली फ्री हुई कि नहीं हुई? हो गई ना बिजली फ्री, घर की बिजली फ्री हो गई ना, बिजली फ्री हो गई। सोच सकते थे कि बिजली फ्री भी हो सकती है? ये एक जादू की तरह है। केवल दिल्ली और पंजाब के लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, बाकी पूरे देश में कहीं नहीं मिल रही। केवल आम आदमी पार्टी फ्री बिजली देती है। कहां से देते हैं? हमारी जेब से तो देते नहीं, पैसे बहुत लगते हैं, इतने पैसे तो है नहीं हमारी जेब में। वही पैसा है, कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया, उतना ही टैक्स लग रहा है आप लोगों के ऊपर, थोड़ा कम ही लग रहा होगा, हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। उसी पैसे को बचा जो पहले पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता था, उसी पैसे को बचा के आप लोगों को बिजली फ्री कर दी हम लोगों ने। मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं? बने कुछ मोहल्ला क्लिनिक अमृतसर, अच्छे हैं कि नहीं है? बढ़िया है कि नहीं है? मोहल्ला क्लिनिक में शानदार मोहल्ला क्लिनिक, फ्री दवाइयां मिल रही है, फ्री इलाज मिल रहा है, फ्री टेस्ट हो रहे हैं। और अब सरकारी स्कूल शानदार बनने लगे। सबसे पहला अमृतसर का सरकारी स्कूल मेरे को याद है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। देखने गए आप लोग? देखा किसी ने? स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना, शानदार सरकारी स्कूल बन रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर। शुरू हुआ है अभी, 2 ही साल हुए हैं, 2 साल ज्यादा नहीं होते। 75 साल का जो इन्होंने गंद फैलाया है, 75 साल जो इन्होंने खराब किया है, वो थोड़ा टाइम तो लगेगा उसको ठीक करने में, लेकिन इन 2 साल के अंदर आपको इतना यकीन हो गया होगा कि इन लोगों की नीयत साफ है।